हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कम्बशन एंड फ्लेम, जो कि 8th क्लास का 4th चैप्टर है। पहले इनिशियली इट वाज नॉट 4th चैप्टर, बट अब चेंज हो गया है थोड़ा सा और कुछ चैप्टर डिलीट हुए हैं। सो कम्बशन एंड फ्लेम की बात करते हैं। वी यूज डिफरेंट काइंड ऑफ फ्यूल्स फॉर वेरियस पर्पजेज एट होम, इन इंडस्ट्री एंड फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल्स। यानी कि हम लोग क्या करते हैं ना, हम अलग अलग तरह के फ्यूल्स यूज करते हैं। मतलब पर्पस अलग अलग होता है, घरों में, इंडस्ट्रीज में, एंड इनफैक्ट जो ऑटोमोबाइल्स, जो गाड़ियां हम लोग चलाते हैं, सब में अलग अलग तरह के फ्यूल्स हम लोग यूज करते हैं। कैन यू नेम अ न्यू फ्यूल यूज्ड इन अवर हाउस? क्या आप मतलब सॉरी, कैन यू नेम फ्यू फ्यूल्स? क्या आप कुछ फ्यूल्स के बारे में बता सकते हो जो हम अपने घरों में यूज करते हैं? सो इफ यू रिकॉल, एलपीजी इज द बेसिक फ्यूल, कैरोसिन ऑयल, ठीक है। कई लोग वुड यूज करते हैं, कोल यूज करते हैं। और अगर हम बात करें गाड़ियों में जो यूज करते हैं, दैट इज योर सीएनजी और डीजल। सो ये सारी चीजें वो फ्यूल्स हैं जो हम लोग क्या कहते हैं, यूज करते हैं घर में। नाउ यू आर फैमिलियर विद द बर्निंग ऑफ अ कैंडल. What is the difference between the burning of a candle and the burning of a fuel like coal? Maybe you were able to guess right. Candle burns with a flame, whereas coal does not. देखिए, उसने बोला कि अगर आप एक कैंडल को बर्न होते हुए कंपेयर करोगे एंड आप एक बर्निंग ऑफ फ्यूल जैसे कि कोल को कंपेयर करोगे, तो आपको डिफरेंस पता चलेगा। एंड द डिफरेंस इज, जो कैंडल है वो फ्लेम के साथ बर्न करती है, बट कोल फ्लेम के साथ बर्न नहीं करता। सिमिलरली यू विल फाइंड मेनी अदर मटेरियल्स बर्निंग विदाउट अ फ्लेम. उसने क्या बोला, साथ ही साथ आपको कई सारे मटेरियल्स मिलेंगे जो कि विदाउट फ्लेम बर्न होते हैं. लेट अस स्टडी द केमिकल प्रोसेस ऑफ बर्निंग एंड द टाइप्स ऑफ फ्लेम प्रोड्यूस ड्यूरिंग द प्रोसेस. अब हम लोग क्या करेंगे, केमिकल प्रोसेस जो है बर्निंग का, उसको स्टडी करेंगे एंड जो टाइप ऑफ फ्लेम प्रोड्यूस होती है उसको स्टडी करेंगे. सबसे पहले लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कंबशन. Recall the activity of burning of magnesium ribbon performed in class 7th. We learned that magnesium burns to form magnesium oxide and produce heat and light. ठीक है, इसने क्या बोला, जो आपका फिजिकल एंड केमिकल चेंज वाला चैप्टर था उसमें अगर आपको याद हो, तो जब आपने रिबन को बर्न किया था, मैग्नीशियम रिबन को, तो क्या हुआ था, मैग्नीशियम बर्न टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड. यानी मैग्नीशियम को बर्न करने के बाद उसने मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया एंड उसने हीट और लाइट प्रोड्यूस करी. हम सेम एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं विद अ पीस ऑफ चारकोल. होल्ड द पीस विद द पेयर ऑफ टोंग्स, यानी जो पकड़ने के लिए यूज होता है ना, सपोज इट्स काइंड ऑफ दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, बीच में आपको जो पकड़ना है पकड़ लीजिए, यहाँ पे ये टोंग टाइप का स्ट्रक्चर होता है. सो इसने क्या बोला कि टोंग्स के थ्रू जब आप चारकोल को पकड़ के उसको बर्न करते हो एंड ब्रिंग इट नियर द फ्लेम ऑफ कैंडल और अ बंसन बर्नर, व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आपने क्या देखा कि चारकोल बर्न्स इन एयर. वी नो दैट कोल टू बर्न्स इन एयर प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट. तो जब आप उसे बर्न कर रहे हो तो वो बर्न होने के बाद क्या प्रोड्यूस करेगा, CO2 प्रोड्यूस करेगा, हीट प्रोड्यूस करेगा एंड लाइट प्रोड्यूस करेगा. ठीक है, अभी बेसिक कंबशन प्रोसेस के बारे में समझाने के लिए आपको ये सब एग्जाम्पल दे रहा है. यहाँ पे मैग्नीशियम ऑफ बर्निंग शो हुआ है. A chemical process in which a substance react with oxygen to give off heat is called combustion. एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर एक सब्सटेंस रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ ताकि वो हीट प्रोड्यूस करे, उस प्रोसेस को हम लोग कंबशन बोलते हैं. फिर से पढ़िए, एक ऐसा केमिकल प्रोसेस जिसमें सब्सटेंस रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ ताकि वो हीट प्रोड्यूस करे, उसे हम कंबशन बोलते हैं. और वो चीज जिसका कंबशन हो रहा है, दैट अंडरगोज कंबशन, इज सेड टू बी कंबस्टिबल. मतलब उसे कंबस्टिबल बोलते हैं कि ये सब्सटेंस कंबस्टिबल है क्योंकि ये कंबशन के थ्रू गुजर रहा है. ठीक है, एंड इसको हम फ्यूल भी बोलते हैं. तो बेसिकली अगर आप कुछ भी चीज लीजिए, सपोज आपने वुड को बर्न किया, तो अगर हम कह रहे हैं कि कंबशन हो रहा है, तो वुड यहाँ पे फ्यूल है एंड इट इज कंबस्टिबल. ठीक है, सो सब्सटेंस दैट अंडरगो कंबशन इज सेड टू बी कंबस्टिबल. इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ फ्यूल. इसको फ्यूल भी बोलते हैं. फ्यूल आपका सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, या गैस हो सकता है. एंड समटाइम्स लाइट इज ऑल्सो गिवन ऑफ ड्यूरिंग कंबशन, आइदर एज अ फ्लेम और एज अ ग्लो. तो इसने क्या बोला, कई बार क्या होता है, लाइट भी वो प्रोड्यूस करता है कंबशन के टाइम पे, या तो वो फ्लेम के साथ प्रोड्यूस होगा और एज सिर्फ ग्लो करेगा. ठीक है, जैसे कोल को अगर आपने बर्न किया तो फ्लेम प्रोड्यूस नहीं होगी, वो सिर्फ ग्लो करेगा. ठीक है, लेकिन आपने जब कैंडल को बर्न किया तो वो फ्लेम प्रोड्यूस कर रहा है. सो दैट इज द डिफरेंस इन बोथ ऑफ देम. In the reaction mentions above, magnesium and charcoal are combustible substance. अब जो आपने ऊपर मेंशन किया, मैग्नीशियम और चारकोल दोनों कंबस्टिबल सब्सटेंस है. ठीक है, नाउ
अच्छा, एक चीज यहाँ पे है, भूजो ने बोला है वी वर टोल्ड दैट फूड इज अ फ्यूल फॉर आवर बॉडी। मतलब ऐसा कहा जाता है कि खाना जो होता है वो हमारी बॉडी के लिए फ्यूल होता है। तो फिर पहेली बोल रही है कि राइट, सो इन आवर बॉडी फूड ब्रोकन डाउन बाय रिएक्शन विद ऑक्सीजन एंड हीट इज प्रोड्यूस्ड। हमारी बॉडी में भी क्या हो रहा है, फूड जो है वो ब्रेक डाउन हो रहा है। और किसकी हेल्प से हो रहा है, मतलब वो ऑक्सीजन के साथ मिलके हमारी बॉडी में ऑक्सीजन यूटिलाइज करके वो ब्रेक डाउन हो रहा है, एंड साथ में हीट प्लस एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, ये चीज समझ में आई, ये हमने 7th क्लास में पढ़ा था। अब यहाँ पे बेसिक सा एग्जाम्पल है, कलेक्ट सम मटेरियल्स लाइक स्ट्रॉ, मैचस्टिक, कैरोसिन ऑयल, पेपर, आयरन नेल, स्टोन पीसेस, ग्लास, एटसेट्रा। अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर ट्राई टू बर्न ईच ऑफ दीज मटेरियल वन बाय वन। इन सब चीज़ों को लीजिए और अपने टीचर की हेल्प से आप इन सबको बर्न कीजिए। अगर कंबशन हो रहा है तो उसको आप मार्क कर लीजिए कंबस्टिबल, अगर कंबशन नहीं हो रहा तो आप बोल देंगे नॉन कंबस्टिबल। ठीक है, तो वुड, पेपर, आयरन नेल, कैरोसिन ऑयल, इसमें से स्टोन और आयरन नेल तो आपका कंबस्टिबल कहलाएगा ही नहीं, ग्लास भी आपका कंबस्टिबल नहीं होगा इस टाइम पे। ठीक है, सो कैन यू नेम सम मोर सब्सटेंसेज विच आर कंबस्टिबल, यू कैन ऐड दोज टू टेबल 4.1। बाकी सारी चीजें तो कंबस्टिबल हैं ही और आप इनको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, प्लास्टिक बहुत, स्ट्रॉ जो है ना वैसे कंबस्टिबल नहीं है एकदम से, इट्स नॉट अ फ्यूल, बट अगर आप स्ट्रॉ की बात करोगे उसको जला सकते हैं, बहुत ज़्यादा गंदी और खतरनाक गैसेस रिलीज करेगा वो। सो कैन यू नेम सम मोर सब्सटेंस, ये तो हो गया। लेट अस इन्वेस्टिगेट कंडीशंस अंडर विच कंबशन टेक प्लेस। अब हम ये देखेंगे कि कंबशन एक्चुअली होता कब है। सो यहाँ पे इसने क्या बोला, फिक्स अ लाइटेड कैंडल ऑन द टेबल। ये जो टेबल है इसके ऊपर एक लाइटेड कैंडल फिक्स कीजिए। Put a glass chimney over the candle and rest it on a few wooden block in such a way that air can enter the chimney. अब उसने क्या बोला, ये जो ग्लास दिख रहा है ना आपको, ये ग्लास आपको हर जगह पे पुट करना है तीनों कैंडल के ऊपर, एंड इस तरह से पुट करना है, और मतलब वुडन ब्लॉक के ऊपर आपको इस तरह से रखना है कि थोड़ी सी हवा आ सके। तो ये ढका हुआ है यहाँ से, ठीक है, लेकिन इसने क्या बोला, यहाँ पे थोड़ा सा गैप है। सो इसने अब बोला ऑब्जर्व है, जैसे कि इसने देखो, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि आपको ऐसे प्लेस करना है इसको कि एयर कैन एंटर द चिमनी। तो ये आपका 4.2a में एयर इज एबल टू एंटर। ठीक है, ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स टू द फ्लेम। अब आपको यहाँ पे देखना है कि फ्लेम के साथ क्या हो रहा है। नाउ रिमूव द ब्लॉक्स एंड लेट द चिमनी रेस्ट ऑन द टेबल। अगेन ऑब्जर्व द फ्लेम, फाइनली पुट अ ग्लास प्लेट ओवर द चिमनी एंड वॉच द फ्लेम अगेन। मतलब यहाँ पे उसने बोला कि आप उसको रेस्ट करने दीजिए और उसको हटा दीजिए। तो उसके बाद अगेन ऑब्जर्व द फ्लेम, फिर दोबारा से आपको ऑब्जर्व करना है फ्लेम को। मतलब तीनों केसेस में आपको करना है ऑब्जर्व कि क्या हो रहा है। फाइनली इसने क्या बोला, पुट अ ग्लास प्लेट ओवर द चिमनी। चिमनी के ऊपर एक ग्लास पे प्लेट रख दीजिए। what happened in the 3 cases? Does the flame flickers off? Does it flicker and give smoke? Does it burn unaffected? Can you infer anything about the role playing by air in the process of burning? देखिए, यहाँ पे उसने तीनों केसेस को एनालाइज किया है। हमें ये पता चला कि कंबशन प्रोसेस के लिए एयर ज़रूरी होती है। ठीक है, एयर इज इंपॉर्टेंट किस प्रोसेस के लिए, कंबशन प्रोसेस के लिए हवा की ज़रूरत होती है। ये चीज समझ में आई। द कैंडल बर्न्स फ्रीली इन अ केस ए व्हेन एयर कैन एंटर द चिमनी फ्रॉम बिलो। यहां पर कैंडल फ्रीली बर्न कर रही है जब एयर नीचे से आ पा रही है। नेक्स्ट है इन केस बी, व्हेन एयर डज नॉट एंटर द चिमनी फ्रॉम बिलो द फ्लेम फ्लिकर्स एंड प्रोड्यूसेस स्मोक। जब एयर नहीं आ पा रही बी में तो वो फ्लेम फ्लिकर करके मतलब बुझ गई। एंड लास्ट में है इन केस सी, द फ्लेम फाइनली गोज ऑफ बिकॉज द एयर इज नॉट अवेलेबल। एंड यहाँ पे फ्लिकर करते करते बिल्कुल ही खत्म हो गई क्योंकि यहाँ पे एयर अवेलेबल नहीं है। सो इस सब से हमें क्या पता चला, वी गॉट टू नो कि अगर कंबशन प्रोसेस होना है, ठीक है, तो उसके लिए एयर जरूरी है। इन द एब्सेंस ऑफ एयर द कंबशन प्रोसेस विल नॉट टेक प्लेस। तो आपने कई बार देखा होगा, यहाँ पे भी समझाएंगे वो, कि लोगों को जैसे ब्लैंकेट के आसपास जब किसी को आग लगती है, किसी पर्सन पे सपोज लग गई, तो उसको कवर करने की कोशिश करते हैं, ढकने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि जब किसी को ढकेंगे तो उसका एयर से कॉन्टैक्ट खत्म हो जाएगा, एंड द मोमेंट उसका एयर से कॉन्टैक्ट खत्म हुआ वो बर्न होना बंद हो जाएगा। सो दैट इज द रीजन कि किसी को जब एकदम से आग लग जाती है तो पूरा ब्लैंकेट से ढक लेते हैं। वी हैव रीड दैट द सन प्रोड्यूसेस इट्स ओन हीट एंड लाइट। इज इट ऑल्सो सम काइंड ऑफ कंबशन? क्योंकि सन जहां पर है ना वहां पर कंबशन पॉसिबल नहीं है बिकॉज देर इज नो एयर।
एंड इफ देर इज नो एयर देन ऑब्वियसली वहां पे तो आपका मतलब कंबशन प्रोसेस कहलाएगा ही नहीं, ठीक है। वहां और रिएक्शंस होते हैं आपके, दैट इज लाइक न्यूक्लियर रिएक्शन, जिसकी वजह से वो हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करता है, एंड इसके बारे में आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। प्लेस अ पीस ऑफ बर्निंग वुड और चारकोल ऑन एन आयरन प्लेट और तवा। आप एक बर्निंग वुड का जो पीस है उसको चारकोल पे और आयरन प्लेट और तवा पे रखिए। कवर इट विद अ ग्लास जार, कवर इट विद अ ग्लास जार और अ टम्बलर और अ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक जार। Observe what happens. Does charcoal stop burning after some time? Can you think of the reason why it stop burning? तो बेसिकली यहाँ पे इसने क्या बोला, बर्निंग वुड और चारकोल को रखोगे, अगर ढक दोगे तो अगेन एयर अगर नहीं मिल रही है तो वो नहीं बर्न होने वाला। ये चीज आपको याद रखनी है, बिकॉज इन द एब्सेंस ऑफ एयर द कम्बशन प्रोसेस डज नॉट टेक प्लेस, राइट। You might have heard that when the clothes of a person catch fire, the person is covered with a blanket to extinguish it. कई बार ये क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, टीचर्स पूछ लेते हैं कि जब एक पर्सन को मतलब इफ अ पर्सन कैचेस फायर तो उसको ब्लैंकेट से क्यों कवर करते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली इट इज टू मतलब कैंसिल द कॉन्टैक्ट ऑफ एयर। तो बेसिकली एयर का जो यहाँ पे आ रही है उसको रोकने के लिए कि एयर की वजह से कम्बशन प्रोसेस ना कंटिन्यू हो, रुक जाए। तो टू कट ऑफ द एयर सप्लाई इन सिंपल लैंग्वेज अगर एक लाइन में बोलना है तो। नाउ रिकॉल सम ऑफ योर एक्सपीरियंसेस। डज अ मैच स्टिक बर्न बाय इटसेल्फ? हाउ डज इट बर्न? You must have had an experience of burning a piece of paper. Does it burn when a burning matchstick is brought near it? So basically कह रहे हैं कि कुछ अपने एक्सपीरियंसेस को रिकॉल कीजिए। क्या एक मैच स्टिक अपने आप बर्न होती है? मतलब डज अ मैच स्टिक बर्न बाय इटसेल्फ? और अगर वो बर्न होती है तो कैसे बर्न होती है? यू मस्ट हैव हैड एन एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग अ पीस ऑफ पेपर, मतलब आपका एक्सपीरियंस रहा होगा जब आपने एक पेपर का पीस को बर्न किया होगा। तो डज इट बर्न व्हेन अ बर्निंग मैच स्टिक इज ब्रॉट नियर इट? तो क्या वो बर्न हो जाती है जब आप एक मैच स्टिक उसके पास लाते हो? कैन यू बर्न अ पीस ऑफ वुड बाय ब्रिंगिंग अ लाइटेड मैच स्टिक नियर इट? क्या आप एक वुड का पीस उसको बर्न कर सकते हो केवल मैच स्टिक उसके पास लाके? देखो इतना बड़ा लॉग है, सपोज इट्स द वेरी हैवी लॉग, वहां छोटी सी आप वो ला रहे हो मैच स्टिक, तो वो बर्न नहीं होगा। बट पेपर इतना बड़ा है, आप यहाँ पे एक मैच स्टिक को आपका मतलब उसका वो लाए हो आप और वो एकदम से बर्न हो जाएगा। सो ये क्यों होता है इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। वाई डू यू हैव टू यूज पेपर और कैरोसिन ऑयल टू स्टार्ट फायर इन वुड और कोल? यानी कि वुड और कोल में फायर स्टार्ट करने के लिए आपको कैरोसिन ऑयल और पेपर क्यों यूज करना पड़ता है? तो इस सबको ना वो इकट्ठा मैं आपको समझाऊंगी, क्योंकि इसका जो टॉपिक है दैट इज इग्निशन टेम्परेचर, वो अभी थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। हैव यू हर्ड ऑफ फॉरेस्ट फायर? जो जंगलों में आग लग जाती है, क्या आपने उसके बारे में सुना है? ड्यूरिंग एक्सट्रीम हीट ऑफ समर एट सम प्लेसेस ड्राई ग्रास कैचेस फायर। यानी कि कहीं कहीं पे जब एक्सट्रीम हीट होती है समर में, तो कुछ प्लेसेस में ड्राई ग्रास जो होती है ना वो फायर कैच कर लेती है, ठीक है। फ्रॉम द ग्रास इट स्प्रेड टू ट्रीज एंड वेरी सून द होल फॉरेस्ट इज ऑन फायर। तो घास से वो पूरे के पूरे पेड़ों में पहुंच जाता है और बहुत जल्दी पूरा का पूरा फॉरेस्ट ही फायर पकड़ लेता है। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट, ऐसा बहुत मुश्किल हो जाता है कि ऐसे फायर को आप कंट्रोल करो, ठीक है। नाउ डू दीज एक्सपीरियंसेस टेल यू दैट डिफरेंट सब्सटेंसेस कैच फायर एट डिफरेंट टेम्परेचर? तो आपने नोटिस किया कि जो पेपर है वो बड़ी जल्दी आग पकड़ रहा है, लेकिन वुड के लिए आपको मेहनत करनी पड़ रही है, एकदम से आग नहीं पकड़ रहा है। और सेम जंगल में एकदम से आग लग गई, ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज अलग अलग चीजें मतलब दे कैच फायर एट डिफरेंट टेम्परेचर, सबका सेम टेम्परेचर नहीं होता है। तो कोई चीज ज्यादा टेम्परेचर पे आग पकड़ेगी, कोई चीज लो टेम्परेचर पे आग पकड़ेगी। सो द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर। यानी वो सबसे कम टेम्परेचर, द लोएस्ट टेम्परेचर जिसपे कोई भी सब्सटेंस फायर कैच कर लेता है, इट इज कॉल्ड द इग्निशन टेम्परेचर। उसे क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड द इग्निशन टेम्परेचर। सो द लोएस्ट टेम्परेचर जिसपे एक सब्सटेंस ने फायर कैच कर ली उसको हम लोग इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं। कैन यू टेल नाउ व्हाई अ मैच स्टिक डज नॉट कैच फायर ऑन इट्स ओन एट रूम टेम्परेचर? व्हाई डज द मैच स्टिक स्टार्ट बर्निंग ऑन रबिंग इट ऑन वन साइड ऑफ द मैच बॉक्स? तो अगर आप ध्यान से सोचो उसके बारे में, पहले वो आपको बताएगा मैच स्टिक के बारे में, फिर एग्जाम्पल देगा, बट कहीं ना कहीं आपको आइडिया लग गया होगा कि इट इज बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। जब आप मैच बॉक्स में आप तिल्ली जलाते हो तो आप उसको एकदम से कहीं पे एक रब करते हो, एंड जब आप उसको रब करते हो तो वो फ्रिक्शन की वजह से
हीट जनरेट होती है। इस क्लास में आपको फ्रिक्शन के बारे में भी पढ़ना है। एंड हीट जनरेट होते ही उसका वो इग्निशन टेम्परेचर पहुंच जाता है। पर डिटेल में पढ़ते हैं। द हिस्ट्री ऑफ द मैचस्टिक इज वेरी ओल्ड, यानी मैचस्टिक की जो हिस्ट्री है वो बहुत ही पुरानी है। More than 5,000 years ago, small pieces of pine wood dipped in sulfur were used as matches in ancient Egypt. यानी 5 साल पहले, 5,000 years ago, बहुत ज़्यादा पहले की बात है ये, छोटे छोटे पीसेस पाइन वुड के उसको शल्फर में डिप करते थे एंड उसको मैचस्टिक की तरह यूज करते थे इन द एंशियंट इजिप्ट। ठीक है, जो पुराने इजिप्ट की बात है ये। तो मॉडर्न सेफ्टी मैच वॉज डेवलप्ड ओनली अबाउट 200 ईयर्स अगो। तो अभी जो आप देख रहे हो मैचस्टिक वो केवल 200 साल पहले ही बनी है। अ मिक्सचर ऑफ, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में आता है, अ मिक्सचर ऑफ एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट एंड व्हाइट फॉस्फोरस with some glue and starch was applied on the head of a match made of suitable wood. तो क्या किया इन लोगों ने, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट एंड व्हाइट फॉस्फोरस को कुछ ग्लू के साथ मिला के एंड स्टार्च के साथ मिला के मैचस्टिक के सर पे, मतलब जो हेड वाला पोर्शन होता है, तो अगर आप मैचस्टिक देखोगे तो इस टाइप का अगर मैचस्टिक है, ठीक है, तो इस ये थोड़ा सा पोर्शन होता है जो थिक होता है ना, तो यहाँ पे उन्होंने अप्लाई कर दिया और किसी भी सुटेबल वुड को लेके किसी वुड के एकदम हेड पे ये चीज लगा दी। When struck against the rough surface, फिर जब आप मैचेस को, जैसे आप मैचेस की तिल्ली जलाते हो तो एक सरफेस पे आप उसको मारते हो, राइट? तो जब उसे एक रफ सरफेस पे हम लोग स्ट्राइक करते हैं तो व्हाइट फॉस्फोरस ना बड़ी जल्दी से आग पकड़ती है। तो व्हाइट फॉस्फोरस गॉट इग्नाइटेड ड्यू टू हीट ऑफ फ्रिक्शन। तो आपने जब रब किया, रब करने से क्या होता है ना, वो एकदम स्मूथ सरफेस नहीं होती है, वो थोड़ी सी रफ सरफेस होती है। वो रब करने की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से फ्रिक्शन जनरेट होता है एंड फ्रिक्शन हमेशा हीट एनर्जी या हीट प्रोड्यूस करता है, तो उसकी वजह से एकदम से वो आग पकड़ लेता है। दिस स्टार्टेड द कंबशन ऑफ द मैच। हाउएवर, व्हाइट फॉस्फोरस प्रूव टू बी डेंजरस बोथ फॉर द वर्कर्स इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मैचेस एंड फॉर द यूजर्स। तो पहले तो शुरुआत में ये यूज होता था व्हाइट फॉस्फोरस, लेकिन ये थोड़ा सा खतरनाक साबित हुआ, मतलब वर्कर्स को भी एकदम से जान का खतरा है, प्लस जो यूज कर रहे हैं उनको भी खतरा है। So nowadays what they do, these days the head of the safety match contain only antimony trisulfide and potassium chlorate. तो वो अब सिर्फ एंटीमनी ट्राइसल्फाइड एंड पोटेशियम क्लोरेट होता है मैचस्टिक पे। पहले उसके साथ व्हाइट फॉस्फोरस भी होता था। जब रबिंग सरफेस होता है ना, जहाँ पे जैसे सपोज इफ देयर इज अ मैच बॉक्स, तो यहाँ पे आपका जो ये वाला पार्ट होता है, यहाँ पे वो लोग अब थोड़ा सा रेड फॉस्फोरस लगा देते हैं। ठीक है, पाउडर्ड ग्लास और रेड फॉस्फोरस लगा देते हैं, जो कि बहुत कम डेंजरस है, खतरनाक नहीं है। तो जैसे ही मैचस्टिक वहां पे स्ट्रक करती है रबिंग सरफेस पे, जो रेड फॉस्फोरस है वो व्हाइट फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जो यहाँ पे रेड फॉस्फोरस और ग्लास जो लगा हुआ है, जैसे ही आप मैचस्टिक को वहां पे स्ट्रक करते हो, वो रेड फॉस्फोरस व्हाइट फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है एंड ये इमीडिएटली जो उसके अंदर है, उसके मैचस्टिक के हेड पे है पोटेशियम क्लोरेट, उसके साथ वो रिएक्ट करता है ताकि वो हीट प्रोड्यूस करे एंड एंटीमनी ट्राइसल्फाइड बर्न होना शुरू कर दे। इग्नाइट मतलब बर्न स्टार्ट कर दे, वो जलना, एंड कंबशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाए। तो समझ में हम लोग कितना डिटेल में बताया उसने कि पहले क्या होता था, फिर सेकंड में क्या हुआ, फिर अब कुछ टाइम से व्हाइट फॉस्फोरस बंद करके केवल रेड फॉस्फोरस उसको लगाते हैं। So we find that a combustible substance cannot catch fire or burn as long as its temperature is lower than the ignition temperature. तो suppose इग्निशन टेम्परेचर की बात करते हैं, ठीक है। अब एक चीज है, उसका इग्निशन टेम्परेचर इज, सपोज मैं एग्जांपल दे रही हूँ, इट इज वे मोर देन, इट इज 40 डिग्री, ठीक है। इसका इग्निशन टेम्परेचर इज 20 डिग्री। एग्जाम्पल, दिस इज अ सिचुएशन, ठीक है। तो 40 डिग्री ज्यादा इग्निशन टेम्परेचर, 20 डिग्री कम है, राइट। तो अगर 20 डिग्री टेम्परेचर होगा ऑलरेडी, तो ये तो आग पकड़ ही लेगा, और इसको आग पकड़ने के लिए 40 डिग्री तक टेम्परेचर की जरूरत है, राइट। सो हैव यू एवर सीन, अच्छा सॉरी, वी फाइंड द कंबस्टिबल सब्सटेंस कैन नॉट कैच फायर। तो ये जो है, ये सब्सटेंस तब तक आग नहीं पकड़ेगा जब तक आप 40 डिग्री पे नहीं पहुंच जाओगे, क्योंकि इसका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो ज्यादा है, इसका इग्निशन टेम्परेचर कम है। Have you ever seen cooking oil catching fire when a frying pan is kept for long on a burning stove? यानी आपने कभी देखा है कि जो कुकिंग ऑयल होता है ना, वो आग पकड़ लेता है जब आप उसको बर्निंग स्टोव पे थोड़ा ज्यादा टाइम के लिए रखते हो।
kerosene oil and wood do not catch fire on their own at room temperature, but if kerosene oil is heated a little, it will catch fire. कैरोसिन ऑयल और वुड जो होते हैं ना, वो एकदम से ऐसे रूम टेम्परेचर पे आग नहीं पकड़ेंगे, लेकिन अगर आपने उन्हें थोड़े ज़्यादा टाइम के लिए हीट करा तो डेफिनेटली दे विल कैच द फायर. एंड द रीज़न इज दैट कैरोसिन ऑयल और जो वुड हैं वो उनका इग्निशन टेम्परेचर थोड़ा हाई है. ठीक है, मतलब सपोज उनका एग्जाम्पल दे रही हूँ, उनका हाई है तो इस रेंज में, जब तक उनका उस रेंज में नहीं पहुंचेगा तब तक वो आग नहीं पकड़ेंगे. लेकिन और कोई चीज़ जो बहुत जल्दी आग पकड़ लेती है जैसे पेट्रोल, उसका इग्निशन टेम्परेचर लो होगा. ठीक है, बट इफ वुड इज हीटेड अ लिटिल इट वुड स्टिल नॉट कैच फायर. अच्छा, एक चीज और बोली, यहाँ पे क्या होगा ना, कैरोसिन ऑयल जो है वो तो एकदम से अगर आपने उसको रूम टेम्परेचर पे रखा कोई आग नहीं पकड़ी, थोड़ा सा हीट किया एकदम पकड़ लेगा. तो इसका मतलब अगर हम बात करेंगे तो कैरोसिन ऑयल का इग्निशन टेम्परेचर कम है और जो वुड है उसका इग्निशन टेम्परेचर ज्यादा है, तो इसलिए इसको हीट करते ही आग पकड़ रहा है. लेकिन इसको हीट करने में बहुत मेहनत लगेगी, और ज्यादा हीट करोगे तब वो आग पकड़ेगा. सो डज इट मीन्स दैट इग्निशन टेम्परेचर ऑफ कैरोसिन ऑयल इज लोअर देन दैट ऑफ वुड? तो कैरोसिन ऑयल का वुड से कम टेम्परेचर है इग्निशन टेम्परेचर, दैट इज करेक्ट. ठीक है, तो इसीलिए जो भी चीजें जिनका इग्निशन टेम्परेचर लो होता है उनके साथ आपको बहुत ध्यान रखने की जरूरत होती है. The following activity shows that it is essential for a substance to reach ignition temperature to burn. अब ये जो एक्टिविटी है ये शो कर रही है कि आपको एक इग्निशन टेम्परेचर पे पहुंचना होता है किसी भी चीज को बिफोर इट स्टार्ट्स बर्निंग. सो मेक 2 पेपर कप्स बाय फोल्डिंग अ शीट ऑफ पेपर. 2 पेपर कप बनाए पेपर को फोल्ड करके. आपने उसके अंदर 50 ml ऑफ वाटर डाल दिया. ठीक है, इन वन ऑफ द कप. ये 2 पेपर कप बनाए, इसमें आपने वाटर डाल दिया. हीट बोथ द कप सेपरेटली विद अ कैंडल. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आप यहाँ पे इसको भी हीट कर रहे हो, यहाँ पे इसको भी हीट कर रहे हो. अब आप क्या देखोगे, जो एम्प्टी कप है उसके साथ क्या हुआ, जो पेपर विद वाटर है उसके साथ क्या हुआ. डज वाटर इन दिस कप बिकम हॉट? सो बेसिकली ये तो बहुत जल्दी आग पकड़ लेगा, लेकिन ये जल्दी आग नहीं पकड़ेगा क्योंकि इसके कंपैरिजन में पानी डालते ही इसका इग्निशन टेम्परेचर हाई हो जाता है और इसका इग्निशन टेम्परेचर तो जो है इसके कंपैरिजन में वो लो है. ठीक है, सो अगर इसने क्या बोला, इफ वी कंटिन्यू हीटिंग द कप वी कैन इवन बॉयल वाटर इन द पेपर कप. अगर हम इसको हीट करते रहेंगे तो हम इनफैक्ट इसको बॉयल तक कर लेंगे. सो ये जो आपका अब फिनोमिना है इसमें ये तो हमें पता चल गया कि उसका हाई इग्निशन टेम्परेचर हो गया, इसका लो हो गया, जबकि दोनों सेम थे, बस पानी की वजह से फर्क पड़ा. पर क्यों पड़ा? The heat supplied to the paper cup is transferred to the water by conduction. इसमें 7th क्लास का आपको पूरा प्रोसेस लगाना है. जो आपने हीट सप्लाई करी पेपर कप में वो ट्रांसफर हो गई वाटर में बाय द कंडक्शन प्रोसेस. ठीक है, हीट जो थी पेपर कप में आपने बाहर जो यहाँ पे हीट लगाई वो धीरे धीरे वो हीट इसके अंदर पानी के अंदर ट्रांसफर होने लग गई है बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन. So in the presence of water, the ignition temperature of paper is not reached. तो पानी की प्रेजेंस में जब पानी होता है तब उसका इग्निशन टेम्परेचर नहीं पहुंच पा रहा पेपर का, लेकिन इधर इग्निशन टेम्परेचर 1 सेकेंड में पहुंच जाएगा. ठीक है, ये क्वेश्चन भी कई बार आ सकता है, इंपॉर्टेंट है. इनफैक्ट इट इज अ समथिंग टू थिंक अबाउट. ये रटने वाली चीज नहीं है, समझने वाली चीज है. जो पहले चीजें पढ़ी है उसको अप्लाई करने वाली चीज. So in the presence of water, the ignition temperature of paper is not reached, hence it does not burn. The substance which have very low ignition temperature, ऐसे substance जिनका ignition temperature बहुत low होता है और जल्दी आग पकड़ लेते हैं with a flame, उनको हम लोग inflammable substances बोलते हैं. ठीक है, जो substance जिनका ignition temperature बहुत low है और जो easily fire catch करते हैं उनको हम लोग inflammable substances बोलते हैं. And examples of inflammable substances are petrol, alcohol, liquefied petroleum gas, etc. तो जो एग्जाम्पल हुआ इनफ्लेमेबल सब्सटेंस का क्या क्या हो सकता है, पेट्रोल हो गया, एल्कोहल हो गया, एलपीजी, क्योंकि इनको बहुत ध्यान से इनको ना मतलब ध्यान रखना पड़ता है. रीजन ये होता है कि सपोज आपने ध्यान नहीं दिया और हल्का सा भी आग इनके आसपास पहुंच गई तो बिकॉज इनका लो इग्निशन टेम्परेचर है, दे हैव द लो इग्निशन टेम्परेचर, तो दे विल कैच फायर, बहुत जल्दी वो आग पकड़ लेंगे. ठीक है, सो दैट इज योर होल फिनोमिना जिसमें हमने पढ़ा अबाउट कंबशन प्रोसेस, क्या कंडीशन नेसेसरी है, साथ के साथ फ्यूल्स के बारे में, अबाउट द कंसेप्ट ऑफ इग्निशन टेम्परेचर, ये एक्टिविटी पढ़ी, हिस्ट्री ऑफ मैथस्टिक पढ़ी. एंड आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई हो.
अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड साथ के साथ डू नॉट फॉरगेट टू चेक 8th साइंस लेकिन 2023 की प्लेलिस्ट, क्योंकि जो नया अपडेटेड सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आई एम मेकिंग वीडियोस। तो ये सारी चीज़ें आपको 8th साइंस की 2023 की प्लेलिस्ट वाली उसमें मिलेंगी। एंड अगर कोई डाउट है, कोई चीज़ नहीं समझ आई है तो कमेंट कीजिएगा एंड साथ की साथ प्लेलिस्ट सारी चेक कीजिएगा, बिकॉज उसमें आपको सारी वीडियोज़ मिलेंगी जो आज तक कवर हुई है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो।